अस्सलाम वालेकुम, मैं और रिजवान अजान डॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। एक तरफ पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार है, यके बाद देख रहे हमने देखा कि बलूचिस्तान, गिलगित और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई। साथ ही हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से फायरिंग के नतीजे में हिंदुस्तानी फौजी जो हैं वो कत्ल हुए। बहुत ज्यादा वावेला और प्रोपेगेंडा हमें नजर आ रहा है हिंदुस्तान में, और इस पे इतना प्रोपेगेंडा इस वक्त क्यों किया जा रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नई हुकूमत आई और मियां नवाज शरीफ ने अच्छा पैगाम पहुंचाया हिंदुस्तान की जानिब से कि मिल बैठकर मसाइल पर बात की जाए, मसाइल को हल किया जाए। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में ये जो हवा दी जा रही है इतनी शदीद, इसकी वजह क्या है? आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर बात होगी। और साथ ही बात होगी कि हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या मुल्क के दूसरे हिस्से हो, इन 2 महीनों में भी हमारा मुल्क ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है कि दुनिया भर में हम कह सकते हैं कि गैर महफूज तरीन मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। क्यों ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है और हल किस तरह से निकालेंगे? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद भी जब तमाम जमातों ने साथ बैठने की बात की थी, लोग भी इंतजार कर रहे थे कि नई हुकूमत आई है, नए लोग आए तो कुछ नताइज पर पहुंच सकेंगे, मसाइल पर काबू पा सकेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 महीने गुजरने के बाद भी हालात जूं के तू नहीं बल्कि खराब से खराब तर ही हो रहे हैं। मेहमानों का तारुफ करा दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब होंगे। सब मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मेजर जनरल राशिद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो वाकया पेश आया, हिंदुस्तान की कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान में जिस तरह के हालात जो बलूचिस्तान के हैं और खासतौर पर दूसरे हिस्सों में देख रहे हैं उस तरफ भी आएंगे। ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो वाकया पेश आया और जो रिएक्शन हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, इसकी कुछ वजह इस वक्त आपको समझ आ रही है? जी बिल्कुल समझ तो आती है, क्योंकि मैं काफी अरसे से हिंदुस्तान की इस तरह के तोहमत लगाना और फौरन पाकिस्तान को, खास तौर पे अफवाज पाकिस्तान को ब्लेम करना और दुनिया में एक प्रोपेगेंडा करना कि ये एक ऐसी फोर्स है जो हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है और ये अपनी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, एक रोग आर्मी जो इन्होंने बहुत पहले, आज से अगर आपको याद हो कारगिल के जमाने में, तब भी इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया था दुनिया में कि जी ये रोग आर्मी है और ये ना हुकूमत के कंट्रोल में ना किसी और के। और ये तब ये भारत से, हिंदुस्तान से ये प्रोपेगेंडा होता है। ये ऐसे ही नहीं है, ये इनके मकासद होते हैं। और मेरा ख्याल है इस वक्त वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई, नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये हाथ मुशर्रफ साहब ने भी बढ़ाया था और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत वक्फन ये कोशिश करती रही है कि भारत और इंडिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हों। वो फायदा हिंदुस्तान को भी है इसका और पाकिस्तान को भी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी 100% भारत का इसमें इन्वॉल्वमेंट या कोई कन्विक्शन थी। और जब उनको मौका मिलता है खास तौर पे एक रिफ्ट क्रिएट करना पाकिस्तान फौज में और हुकूमत में, क्योंकि वो समझते हैं उससे पाकिस्तान कमजोर होता है। अच्छा राशिद कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने माजी की बात की, वो ये करते हैं। राशिद कुरैशी साहब, माजी की आपने बात की और कारगिल की भी बात की, एक तो वो तो दूसरा इशू है, इस तरह के इल्जामात माजी में हमारी फौज पर लगते रहे, आपने जिक्र भी किया था। और अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री का जो इमेज पेश किया जाता था दुनिया भर में, इस वक्त हिंदुस्तान का वो रोल दिखाई दे रहा है। अब हमें सवाल मेरा ये है, एक तो मैंने आपसे ये पूछा था कि इस वक्त इस तरह का जो रिएक्शन हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं और वहां पर वो कौन से अनासिर हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, अगर मामूल पर इस वक्त पाकिस्तान जो है चाह रहा है कि मामूल पर ताल्लुकात आए, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकें, तो कौन से अनासिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी आइडेंटिफाई तो क्लियरली इसलिए किया जा सकता है क्योंकि भारत बहुत क्लेम करता है कि
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है और उनकी अफवाज, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके हुकूमत की कंट्रोल में हैं। अगर ये फैक्ट है तो फिर हुकूमत भारत की है, नहीं चाहती बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ। मैं बहुत सारे टॉक शोज में जाता हूं, खासतौर पे इंडियन चैनल्स में, और जहां भी, और खासतौर पे उनको डायरेक्शन मिलती है उनके मीडिया को कि इस वक्त एक ऐसा हाइप क्रिएट कीजिए। लॉजिकल बात नहीं सुनते, नहीं मानते, और बार बार ये कही जाते हैं, एक दिमाग में एक डायरेक्शन राशिद कुरैशी साहब और वो फैलाते हैं। शाहिद लतीफ साहब आपकी जानिब आऊंगा। राशिद कुरैशी साहब की आवाज मुझे बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई नहीं दे रही। शाहिद लतीफ साहब आपकी जानिब आऊंगा। और जिस तरह से हम इंडियन इस वक्त प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं, और आर्मी चीफ की जानिब से भी बड़ा सख्त बयान आया पाकिस्तान से मुतल्लिक, और इस चीज को हम बल्कि पिछले हफ्तों में भी बात कर रहे थे और आपसे ही बात हो रही थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक मुआहिदा तय कर रहे हैं, एक मुआहिदा कर लेंगे जब भी कोई वाकया पेश आए, जब तक ये ना देखा जाए कि वाकई में कुछ ऐसी चीज पेश हुई है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाए। ये आपकी तरफ से सजेशन थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं तो शायद कुछ ऐसा, क्योंकि माजी से हमने सीखा है कि कुछ ऐसा मुआहिदा सबसे पहले बहुत जरूरी है। आप क्या बताएं, क्या कहना पसंद करेंगे कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हम ये कहें कि पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी जो है इस वक्त इस लम्हे क्यों सरगर्म हुई है जब पाकिस्तान पहले बहुत ज्यादा दुश्वारियों में है? देखें, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात में एक बेसिक चीज समझने की जरूरत है, और मैं चाहूंगा कि मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। वो ये है कि हिंदुस्तान की जितनी पॉलिटिक्स है, जितनी सियासत है, वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है। सियासी पार्टियां हिंदुस्तान में जब भी अवाम की हमायत हासिल करना चाहती हैं तो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलना है। जो सियासी पार्टी सबसे ज्यादा आग उगलेगी उसको हिंदुस्तान में उतनी ही लोगों की हमायत हासिल हो। तो पहले तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि बीजेपी और कांग्रेस अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं, दोनों में एक दौर है जो इस वक्त लगी हुई है। तो लिहाजा वक्तन फवक्तन, और ये माजी का भी यही पैटर्न रहा है कि जो सियासी पार्टी जितना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगी उसको अवाम उतना ही चाहेंगे। तो एक तो इस फैक्टर को ले लीजिए। अब दूसरा फैक्टर उनकी फौज का आ जाता है। जो फौज है वो भी, जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का कोई डायलॉग प्रोग्रेस करता है और किसी जानब हम चल निकलते हैं कि इसको डायलॉग के जरिए हल किया जाए, तो कोई ना कोई ऐसा काम फौज की तरफ से कर दिया जाता है कि वो डायलॉग जो है वो खटाई में पड़ जाता है और अल्टीमेटली वो खत्म भी हो जाता है। अब आप इस दौरान देखिए कि पिछले चंद हफ्ते पहले जब एलओसी पे जिस तरह से शाहिद लतीफ साहब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, इलेक्शन की भी बात हो रही है कि अगले साल इलेक्शन है, और हमेशा हिंदुस्तान में इसी तरह से हुआ है कि सियासी जमातें पाकिस्तान मुखालफत जो है वो सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, हम चले, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है, वो दबाव भी डाल रही है कांग्रेस पर कि नवाज शरीफ मनमोहन जो बातचीत आगे बढ़नी है, और हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की भी बात हो रही थी। तस्लीम कर लें भारतीय जनता पार्टी के इस इल्जाम को, आर्मी जो इंडियन आर्मी जो है वो क्यों साथ दे रही है, और इंडियन मीडिया जो है इंडियन मैं इसी तरफ आ रहा था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फौज के क्या मकासद हैं। फौज के मकासद ये हैं कि वहां पे जंगो जदल की बात जिसमें उनका इंपॉर्टेंस रहे। फौज पॉलिटिशियन पे, जब भी पॉलिटिशियंस कोई डायलॉग की तरफ चल निकलते हैं तो फौज भी उनके रास्ते में रोड़े अटकाती है। अब ये जो एलओसी का वाकया है, इसी से आपको जाहिर हो जाएगा कि फौज में किस हद तक इस्तराब है। ये जो नई हुकूमत आई है, अब ये एक उनके साथ डायलॉग की बात कर रही है। इससे वो दो चीजें हासिल करना चाहते हैं। एक तो वो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई हुकूमत है वो डायलॉग की बात कर रही है, और देखिए इनकी अफवाज क्या कर रही है। यानी एक ऐसा इंसिडेंट आपके बॉर्डर पे करा देना जहां आपकी सियासी हुकूमत और फौज के दरमियान जो है वो दीवारें खींच दी जाएं कि देखें जी ये तो आपकी हिकमत अमली के साथ नहीं चल रहे। यानी आप डायलॉग की तरफ चल रहे हैं, आप सुलह सफाई की बात कर रहे हैं। ये देखें बॉर्डर पे आपकी फौज ने क्या करवा दिया। आपने देखा कि जब इनका एक सोल्जर वहां पे मारा गया तो इनके आर्मी और एयरफोर्स चीफ, जो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वो टीवी पे आ गए और उन्होंने दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा किया और ये भी मानने से इनकार कर दिया कि हम आपको कोई एविडेंस दिखा दें। हम उन्हें कहते थे कि इसका कोई सबूत दें या कोई ऐसी न्यूट्रल टीम बनाएं जो कि इंक्वायरी कर सके। उन्होंने दोनों मानने से इनकार कर दिया। अभी जो बॉर्डर पे किस्सा हुआ है, ये क्या बात समझ में आती है कि आप कहें
کہ جی 20 دہشتگرد تھے, یعنی وہاں پہ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جو آپ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے لوک سبھا میں کہا کہ جی 20 لوگ تھے جو دہشتگرد تھے اور باقی جو تھے وہ یونیفارم میں تھے, پاکستانی یونیفارم میں. یہ بتائیے کہ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ کے ان سے شناخت پریڈ کی ہے؟ یہ کتنا ویگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے, مگر انہوں نے وہاں پاس کر دی. اس کو شاہد لطیف صاحب ڈیفینڈ کیسے کریں گے ہم انٹرنیشنلی, اور دنیا بھر کو کیسے بتائیں گے کہ ہندوستان جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, جس طرح سے راشد قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ماضی میں بھی اسی طرح سے ہوتا رہا, اور ہم تو یہاں پر تو پھر ہم یہ کہیں کہ اب نہ صرف اب ماضی میں بھی یہاں پر ہمارا میڈیا بھی آزاد ہے, ہم اپنی فورس کو بھی, اپنی ملٹری کو بھی, اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, اور اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ نے خود ہی انالیسس کر دیے, اور میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح انالیسس کیے کہ ایک طرف ایسا ملک ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے اور اس کا میڈیا اس کو ہائپ کرتا ہے, اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ خود ہندوستان میں ان کے اپنے لوگوں نے انکشافات کر دیے کہ پارلیمنٹ کا اٹیک کیا تھا, بامبے اٹیک کیا تھا, وہ جو سمجھوتا ایکسپریس کا ڈرامہ کیا تھا, وہ جو فالس فلیگ آپریشن سے جس میں جہاز کو ہائی جیک کیا گیا وہ کیا تھا, وہ سب کا سب یہ نکلا کہ ہندوستان خود اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالوڈ ہے, اپنے لوگوں کے ذریعے کرا کے پاکستان کو بدنام کرتا ہے, مگر اس کے اوپر ہمارا میڈیا خاموش ہے. کیوں نہیں ہمارے میڈیا کو وہاں سے نکالنا چاہیے, پوری دنیا کو دکھانا چاہیے. میڈیا ہمارا خاموش, آپ میڈیا پر ہی ہیں, آپ کی آواز جہاں جہاں یہ ٹیلی ویژن نہیں, میرا مطلب یہ نہیں خاموش, خاموشی سے مراد یہ ہے کہ میجورٹی آف دی میڈیا, آپ جیسی چند چینلز ہیں, ہاتھوں پہ گن سکتا ہوں میں, اس کے علاوہ اتنا بڑا انکشاف انڈیا میں ہو جانا, مگر اس کو کمپیئر کریں کہ انڈیا کیا کرتا ہے, ان کے ہاں اتنی سی بھی بات جس کا ثبوت بھی کوئی نہیں. آپ کی جانب آتا ہوں, عمران اسماعیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں نواز شریف ظاہر ہے حکومت میں, مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے بڑی اپوزیشن جماعت ہے. ان حالات میں ایک طرف تو ہمیں اندرونی جو ہے مسائل کا سامنا ہے, دوسری طرف ہندوستان ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہمارے لیے یوں کہیں کہ تھریٹ بنا رہا. کس طرح سے آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہے کہ ان حالات سے کس طرح سے نپٹا جائے گا, اور دنیا بھر میں ہم کس طرح سے باور کروائیں, کیونکہ پچھلے 5 سالوں کے دوران ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں سیریس کچھ ایفرٹ ہوئی ہو کہ پاکستان کے خلاف اگر کہیں پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے تو ہم نے, ہمارے یہ کہیں کہ حکمران طبقے نے کہیں ایفرٹ کی ہو, کہیں دنیا بھر میں گئے ہوں, پیغام پہنچایا ہو کہ ہمیں ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ہمارے خلاف جو ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں. جی شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی رانگ فوٹنگ پہ پکڑا گیا ہے, اور امریکن سفیر جو افغانستان میں ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان کے الزامات پاکستان پر بے بنیاد ہیں, اور پاکستان جو بات کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت بڑا گولڈن چانس ہے ہمارے پاس, اور ہماری اگر کوئی فارن منسٹری اگر کوئی سیریسلی دیکھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس وقت اس کو لے کر دنیا بھر میں بات کی جائے اور اس معاملے کو اٹھایا جائے. فارن منسٹری کوئی سیریسلی دیکھ رہا ہو, آپ کا خیال ہے کہ فارن منسٹری صاحب سے ایگری کرتا ہوں, فارن منسٹری آپ نے کہا کہ کوئی سیریسلی دیکھ رہا ہو, آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی فارن منسٹری میں کوئی سیریس شخص نہیں ہے؟ کون ہے جی, کون ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے فارن منسٹری, اس کے اوپر فل فور ایکشن ہونا چاہیے, اور جو بھی ہمارا فارن منسٹر ہو وہ اس وقت ٹریول کرے, دنیا بھر میں لوگوں کو بتائے کنسرنز, ان سے ملے لوگوں سے. اور جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک بات کی, میں بڑا ایگری کرتا ہوں ایئر مارشل صاحب سے کہ وہ جو شرارت کر رہے ہیں وہ شرارت تو اپنے حساب سے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چند ہندو ایکسٹریمسٹ ٹولہ ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے, ورنہ اگر آپ انڈیا جائیں یا کوئی ہندوستانی سے آپ ملے کہیں پہ بھی دنیا میں تو ہمیں کبھی ایسا نظر نہیں آتا کہ بہت زیادہ ہیٹریڈ اس کی پاکستان کے خلاف ہے. دے ڈو وانٹ ٹو میٹ, دے وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان, وہ ادھر پاکستان میں ہندوستان میں پاکستانیوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن کچھ ایک ایسا طبقہ ہے جو ایکسٹریمسٹ ہیں جو یہ ہنگامہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر بیس کر کے اپنی سیاست چمکاتے ہیں. اور جو فوج کا وہاں پہ کیا تعلق ہے وہ آپ کو ایئر مارشل صاحب نے بتایا, ایگری ود ہم 100% آن دیٹ. عمران اسماعیل صاحب بریک لے لیتے ہیں, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کیجیے گا. ناظرین بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عمران اسماعیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح سے بریک سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے,
भारत को जहां कहीं मौका मिलता है, हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो अब कुछ चीजें पिछले हफ्तों के दौरान इस तरह से आई कि हम पर जिस तरह से 2001 का वाकया जो था लोकसभा पर हुआ, वो 2008 का, फिर समझौता एक्सप्रेस का, हमने देखा कि वो तमाम जो है वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाए थे। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया था, बात की थी कि पाकिस्तान जो है कम से कम प्रेशराइज करे हिंदुस्तान को ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। उसके बाद हमने खामोशी ही देखी। अब एलओसी पर हमने दोबारा जिस तरह की सूरत हाल देखी, और सवाल दोबारा दोहराऊंगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए क्या करे फौरी तौर पर? देखिए जी, पाकिस्तान इंटरनली इस वक्त थोड़ा वीक हुआ है। एक तो वॉर ऑन टेरर के ऊपर हम फंसे हुए हैं, टेररिज्म का प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर, अंदरूनी मामलात हमारे ठीक नहीं है, बिजली हमारे यहाँ है नहीं। और आज ही पता चला, वो एक अलग मौजू है लेकिन बता दूं आपको कि पता चला कि पेप्को के चीफ जो हैं वो उनकी फैक्ट्री पे आज छापा डला है और वो पकड़े गए हैं बड़े पैमाने पे बिजली चोरी करते हुए, और उनके भाई इस वक्त मफरूर हैं और एफआईए उनको ढूंढ रही है। तो ये हमारे इंटरनल मामला तो ये हैं बड़े खराब। दूसरा ये कि हमारे पास ना कोई फॉरेन मिनिस्टर है, ना हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर है। दोनों वजारतें इतनी इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त, और दोनों वजीर आजम साहब खुद रखकर बैठे हुए हैं। पहले भी बात की थी, इमरान साहब, वजीर आजम साहब, वजारत खारजा भी नवाज शरीफ ने खुद ही रख ली और दिफा भी खुद ही रख लिया। आप नहीं समझते कहीं आप, क्योंकि हमने भी अपोजिशन की जानिब से बहुत ज्यादा बात यह सुनी नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हो या कुछ प्रेशराइज किया गया हो कि इतनी इंपॉर्टेंट इस वक्त हम कहें कि ये मिनिस्ट्री है, और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम भी हैं, बड़े मसाइल हैं, और हम ये कहें कि वजारत खारजा भी खुद अपने पास रखेंगे तो किस तरह से मामला चलेंगे? ये तो पिछला 5 साल दौर याद आ गया वजीर आला पंजाब का, जो मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। 14। लेकिन देखिए जी, हम तो उनको निशानदेही कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और वो मुसलसल टाइम मांग रहे हैं कि जी अभी तो 50 दिन हुए, 60 दिन हुए, थोड़ा टाइम दे, हम कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि वो इंतजार करे 60 दिन का, 90 दिन का और 120 दिन का। वजह यह है कि इस तरह के वाकयात जो हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला, दुनिया भर में पाकिस्तान का एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान घूमने वाला और लोगों को बताने वाला कंसर्न हेडक्वार्टर्स को कि हमारे साथ क्या हो रहा है और किस तरह से हिंदुस्तान का जो इस वक्त एक्शन है, और ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इन्होंने इंतखाबात में जाना है। और ये बात बिल्कुल ठीक है जो दोनों हजरात बैठे हुए हैं, इनका भी एनालिसिस ये है कि ये अपने इंतखाबात के नज़दीक इस तरह की हरकतें बढ़ा दिया करते हैं, और ये अभी मजीद इसको प्रेशराइज करेंगे। मैं समझता हूँ कि शायद ये इस टेंशन को इतने ऊपर ले जाए कि मनमोहन की और नवाज शरीफ की मुलाकात भी शायद खटाई में पड़ जाए, और ये सारा एक मलबा जो है ये पाकिस्तान के ऊपर इस तरह पका के ये गिराएंगे कि आपको। जी राशिद कुरैशी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इमरान इस्माइल साहब ने जिस तरह से कहा कि इलेक्शन के करीब जो है इस तरह की सूरत हाल हिंदुस्तान में डेवलप हो जाती है, पाकिस्तान क्यों खिमियाजा भुगते हिंदुस्तान के इलेक्शन पर? इलेक्शन वहां पर होते हैं, खिमियाजा पाकिस्तान ही भुगतता रहे। इमरान साहब की मैंने एनालिसिस सुनी, काफी बातों में इन्होंने बिल्कुल आई थिंक सही उसका नहीं, मेरा सवाल यह है कि रोकथाम, मेरा सवाल यह है कि हम जो हैं हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान पर इल्जामात होते हैं, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम जनवरी से अब तक देखें तो शायद फायरिंग के जो वाकयात हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने 186 दफा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की, और जो मुआहिदा तय पाया था 2003 में उसकी खिलाफ वर्जी की, और हम ऐसे कमजोर पड़े हुए हैं कि आवाज तक नहीं उठा सकते। जी, हिंदुस्तान का सारा पास्ट में अगर आप देखें यही तरीका रहा है, वो ऐसी ही बातें करते हैं, और लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को जरा सबमिट करना चाहिए, आराम से भारत को मौका देना चाहिए, मगर हर बार यही होता है कि जब वक्त आता है बातचीत का या सब्सटैंशियली बेहतरी की तरफ मूव करने का, तो भारत, इंडिया उससे बैकआउट कर जाता है। काफी लोग बात करते होते थे कि जी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि अभी है, जरा कोशिश पाकिस्तान को करते रहना चाहिए, खास तौर पे हमारे मीडिया के भाई। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैंने पिछले 15-20 साल इनको बहुत क्लोजली देखा है, कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इंडिया नहीं दिखाना चाहता। हाँ, कंसेशंस पे कंसेशंस मांगता जाता है, अपनी जो मनमानी है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत करना चाहता है, और एक प्रेशर पाकिस्तानी हुकूमत पे और पाकिस्तानी अफवाज पे डाल के अपने मकासद जो है वो पूरे करना चाहते हैं, वेदर वो इलेक्शंस के हों
या सियाचिन में या सर्कली क्रीक में कोई भी पेशकदमी से रोकने का मकसद हो। ये क्यों करते हैं, वो एनालिसिस शाहिद लतीफ साहब ने भी दी और इस्माइल साहब ने भी बताया, और ये फिर से यही करेंगे। और आप देखिएगा कि उनका मीडिया बिल्कुल उनके साथ, और ये सिर्फ चंद लोगों का टोला नहीं है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। हिंदुस्तान है जो ये कहता है। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन शाहिद लतीफ साहब से पूछेंगे कि सिविलियन गवर्नमेंट 2008 से 2013 के दरमियान तो हमने देखा बहुत सी कमजोरियां थी, फिर जनरल मुशर्रफ जो बड़ी ताकत के साथ इक्तदार में थे, उस वक्त शाहिद लतीफ साहब से पूछेंगे कि क्या ऐसी चीजें करने की थी जो हम कहें कि वो मिसिंग था। और सिविलियंस को तो हम इल्जाम देते ही हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल मुशर्रफ को क्या करना था। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद लतीफ साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सलमान खुर्शीद जो भारतीय वजीर खारजा है, उन्होंने कहा है अपने एक बयान में कि पाकिस्तान से इस वाकये की वजाहत मांगी है और जो फैसला होगा वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। यहां पर मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं वो अरबाब इख्तियार जो पाकिस्तान के हैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारी पहले भी बात हुई थी अपने टॉक शो में कि 2001 का वाकया जिस तरह से इंडियन अंडर सेक्रेटरी ने बताया था कि ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने खुद किया, 2008 का वाकया जो हमने मुंबई का जिसे वाकया कहते हैं, और इसी तरह समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान की जानिब से भी, वजारत खारजा की जानिब से भी एक बयान आया था कि इंडिया से वजाहत मांगी है। वो कहीं दब गया जो इतने बड़े वाकयात थे जिसमें हिंदुस्तान जो है 2001 में इंडियन फौज जो है पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर पहुंच गई थी और जंग का समा पैदा हो गया था। या सूरत हाल का किस तरह से जायजा लेंगे, क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देता है। देखें, ये जो आपने आखिर में बात की, ये बिल्कुल सिचुएशन ऐसे ही है। जो मुल्क अंदरूनी तौर पे कमजोर हो जाते हैं, बाहर से दूसरी दुनिया उन पर यलगार कर देती है। आज हिंदुस्तान की पोजीशन हमसे स्ट्रांग है। हिंदुस्तान जो कहता है दुनिया मान लेती है। आप जब से वॉर ऑन टेरर के इस दलदल में आप फंसे, आपने अपनी पॉलिसी रिव्यू नहीं की। उस वॉर ऑन टेरर का इफेक्ट ये हुआ कि आपके यहां दहशतगर्दी इंतहा को उसने छू लिया जाके। आज आपके मुल्क का हाल ये है कि पूरी दुनिया ये मानती है कि आप दहशतगर्दी की जड़ हैं, आपके मुल्क में दहशतगर्दों की पनाहें हैं। इसमें हिंदुस्तान ने पूरा अपना किरदार अदा किया है आपको बदनाम करने में। ये जिन किस्सों की आपने बात की, ये सारे के सारे आपको दहशतगर्दी का गढ़ बनाने के लिए और दुनिया को कहने के लिए और दुनिया को यह बावर कराने के लिए कि दहशतगर्दी तो पाकिस्तान ही से जन्म ले रही है। और मैं ये समझता हूं कि काफी हद तक ये हकीकत भी है, क्योंकि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों नहीं इकदाम उठाए, हमने अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, हमने इस दहशतगर्दी का सर क्यों नहीं कुचला। हमें साल हा साल हो गए और हम जो है सिवाय इसके कि इसकी मजम्मत कर दो और कहो कि आइंदा ये नहीं होने दिया जाएगा, जमीन पे आपने कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं। लिहाजा आपकी बात कौन माने। तो दुनिया में जब भी आपने कोई काम करना होता है उसके लिए वर्ल्ड ओपिनियन मोबिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। आपके यहां वर्ल्ड ओपिनियन कौन मोबिलाइज करे? आप मीडिया में, जैसे मैंने आपसे बात की कि मीडिया में 2-4 हमारी ऐसी चैनल्स हैं जो बात करती हैं, बाकी चैनल्स बात भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये वो खुद ही इसका जवाब दें कि कौन सी ऐसी चीज है जो उनको अपने मुल्क के मफाद में बात करने से रोकती है। मैं यहीं पे इस बात को रोकूंगा। हम सब जानते हैं कि लोगों के मफादात क्या हैं और क्यों ये चैनल्स खुल्लम खुल्ला बात नहीं करती, जबकि उनके हाथ में इतना बड़ा सबूत है। क्यों आप वो एफिडेविट वहां से हिंदुस्तान से कलेक्ट नहीं करती जो वहां के कोर्ट को सबमिट कर दिया गया है, और इधर भी दिखाएं मीडिया में और पूरी दुनिया को भी दिखाएं। दूसरा एलिमेंट जो अपने मुल्क के मफाद के लिए करने के लिए, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए होता है, वो होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी की तो अभी हमने बात कर दी। ये इंपॉर्टेंस है जो आप फॉरेन पॉलिसी को देते हैं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब, जबकि इस वक्त आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे इतने प्रॉब्लम्स जो है उनका सामना है, आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो जिस मुल्क में दहशतगर्दी नंबर 1 खतरा है, आपके यहां डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, आप लोगों से भीख मांगते हैं। जिनसे आप भीख मांगते हैं वही दहशतगर्दी करवा रहे हैं। ये वही मुल्क हैं जिनसे आप अपनी कशकोल जिनके सामने रखते हैं, तो वो आपको क्यों इस तरह ट्रीट करेंगे कि वो आपकी बात माने? इंडिया में तो ऐसा नहीं है। वो तो एक उनकी इकोनॉमी देखें कहां जा रही है, उनके लोगों से ताल्लुकात देखें कैसे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए। यानी दहशतगर्दी वो खुद करवाएं और बदनाम आपको करें और दुनिया मान ले।
इमरान ये इस्माइल आज का साहब, जमाना ऐसा ही है। इमरान ना आपकी इस्माइल फॉरेन साहब, पॉलिसी ठीक है, ना आपकी मीडिया पॉलिसी ठीक है, और ना ही आपने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इकदाम लिए हैं, लिहाजा दुनिया आपकी बात को नहीं मानती। इमरान इस्माइल इसलिए साहब आप आपकी अपना जानिब देश आऊंगा, नहीं कर सकते। इमरान इस्माइल साहब आपकी जानिब आऊंगा। जो सवाल मैंने यहाँ पर एयर मार्शल साहब से किया था, सलमान खुर्शीद साहब के बयान की बात की, और वहां पर LOC का वाकया हुआ या नहीं हुआ इसको इससे कतई नजर हम चलें सोच लेते हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब नाज़रीन वापस आते हैं तो फिर इमरान इस्माइल साहब की जानिब जाएंगे और उनसे इस सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान इस्माइल साहब आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह से LOC के वाकये की हम बात कर रहे हैं और भारत में हम एहतजाज भी देख रहे हैं, ऑपोजिशन का प्रेशर भी देख रहे हैं, जो कांग्रेस पर जो इस वक्त इक्तदार में जमात है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो वाकयात हमने देखे कि 2001 समझौता एक्सप्रेस, 2008 मुंबई अटैक, पाकिस्तान में तो इन पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। ऑपोजिशन ने भी हुकूमत पर दबाव नहीं डाला कि इंटरनेशनली और हिंदुस्तान से भी खास तौर पर इसकी वजाहत मांगी जाए किसी ताकत के साथ। जी देखें, असल में दुनिया में कहीं पर भी कोई इस किस्म का वाकया होता है तो आप ये नोट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस हरकत में आता है, वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या फॉर इवन इंडिया हो। लेकिन पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस का कोई ऐसा रोल मौजूद नहीं है। अव्वल तो फॉरेन मिनिस्टर ही मौजूद नहीं है, और फॉरेन ऑफिस का रोल होता कि वो मीडिया को बुलाकर हकायक उनके जिम्मे करता, उनको बताता कि जी ये एफिडेविट की कॉपी है। तो नहीं हुआ। अभी राशिद साहब फरमा रहे थे ना कि जी आप एफिडेविट की कॉपी इंडिया से लाएं, तो वो अगर हमारा फॉरेन ऑफिस एक्टिव रोल प्ले करे और सारे एविडेंसेस जमा करके मीडिया को दे, तो फिर मैं समझता हूं कि हमारा मीडिया एक वाइब्रेंट रोल प्ले कर सकता है। इमरान इस्माइल साहब आप कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ही हमारा नहीं है, और यहां पर हम क्या बात करेंगे जब फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और उसको कितना इफेक्टिव होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये तो फिर बात की बात रही। ऑपोजिशन का जो रोल है, आप के MNAs जो हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में हैं, वो भी प्रेशर डालते, कुछ बात करते। ये बिल्कुल करनी चाहिए जी। अभी जैसे सेशन शुरू होगा तो इस पर बात होगी। इस वक्त तो सेशन हो नहीं रहा है, सेशन मेरा ख्याल है 13 तारीख से शुरू होगा, तो इस पर जाहिर है कि इसके ऊपर बहस होगी। लेकिन सर उस बहस से आपको यानी आवाम तक पहुंचने में उस बहस को बहुत टाइम लगता है। हमारा जो मीडिया है वो इतना वाइब्रेंट है इस वक्त कि अगर ये सारी चीजें एविडेंस के साथ मीडिया के हवाले कर दी जाएं, और ये प्रॉक्सी वॉर जो मीडिया पे लड़ी जा रही है, जो जंग इंडिया में मीडिया के थ्रू लड़ी जा रही है, वो सारी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं इस चीज का कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और वहां पे टेररिज्म की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और नर्सरीज पाकिस्तान में टेररिस्ट की हैं, तो वो उसके अंदर कामयाब होते जा रहे हैं, हम नाकाम होते जा रहे हैं। हमें अभी तक जरूरत महसूस नहीं हो रही कि हमारा एक बहुत फाल किस्म का फॉरेन ऑफिस होना चाहिए, उसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए मीडिया को, उसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए पॉलिटिशियंस को, चाहे वो हज़्ब इक़्तिदार के हों या हज़्ब इख्तिलाफ के हों, उनको बिठा के बताना चाहिए कि जी दिस इज व्हाट हैपनिंग, ये इंडिया हमारे साथ कर रहा है और ये सारी चीजों के सबूत हैं। उसके बाद कोई हम समझते हैं कि हम बहुत बेहतर तरीके से हम एक जबान होकर दुनिया को बता सकेंगे, समझा सकेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। राशिद कुरैशी साहब आपकी जानिब आऊंगा। हिंदुस्तान हमेशा, जब माजी में हम पढ़ते भी हैं, हिंदुस्तान हमेशा ये कहता था कि बड़ा भाई तस्लीम कर ले, और पाकिस्तान एक वक्त ही कहूंगा, आज से एक दहाई पहले 90 की दिहाई तक भी पाकिस्तान बराबर खड़ा होता था हिंदुस्तान के। और जनरल मुशर्रफ के दौर से ही ले लेते हैं कि हम कमजोर पड़ते चले गए। उसके बाद 9/11 का वाकया हुआ और मुशर्रफ दौर के यकीनी तौर पर आप भी ISPR के DG भी रहे और मुशर्रफ साहब के दोस्त भी रहे, आप यकीनी तौर पर डिफेंड करेंगे। हम बहुत कमजोर पड़ते चले गए उस वक्त के बाद से। इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मुख्तसर बताइएगा, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की? पहली बात तो जी मुशर्रफ साहब के दौर में हम कमजोर नहीं पड़े। हमारे जो इश्यूज जितने मजबूत राशिद कुरैशी साहब, चले मैं अपने सवाल की, कुरैशी साहब अपने सवाल की वजाहत ही कर देता हूं। जिस तरह से कश्मीर की हमने बहुत ज्यादा बात नहीं की, पानी का इशू था, डैम्स बनते रहे, उस पर हमने बहुत ज्यादा इक्का दुक्का हम देखते थे कि बात हो जाती थी कभी कभार, लेकिन जिस तरह से हमें मामला उठाने चाहिए थे उस तरह से बात हुई नहीं है 8 सालों के दौरान। आगरा समिट में हम देखते हैं सिर्फ कि जब जनरल मुशर्रफ गए थे उस वक्त पाकिस्तान का कुछ स्टांस जो है वो हमें कुछ दिखाई देता था, उसके बाद हम कमजोर ही पड़ते चले गए। देखिए मुशर्रफ साहब एक मॉरल या
डिप्लोमेटिक विक्ट्री ही जीत के आए। खैर उस पर मैं अब जाना नहीं चाहता क्योंकि आप कहेंगे मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी इमरान इस्माइल साहब बात कर रहे थे बार बार मीडिया की, मैं उनसे एग्री करता हूं, मगर अगर हमारा सबसे बड़ा राशिद कुरैशी साहब, मीडिया को ही आड़े हाथों ले लिया सबने, अमन की आशा कर रहा हो, वो किसी वजह से भारत के या इंडिया के खिलाफ जो जेन्युइन एविडेंसेस भी मिलते हैं उसके बारे में बात ना करे, बाकी जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं। डॉन एक है, हमने देखा, एक शायद और चैनल हो जो बोलता हो, मगर बाकी नहीं करते। हाउएवर, तो ये सिर्फ मीडिया का काम नहीं है, हुकूमत का है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पिछले 5 साल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुजरी, और अब खैर नवाज शरीफ साहब के तो अभी 2 महीने ही हुए हैं, तो आगे हम जाके एविडेंस देखेंगे कि क्या करते हैं। मगर यहां भी मेरी बात, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जरूर होने चाहिए। हाउएवर, जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, उनको कोई ना कोई इकदाम उठाना चाहिए, और ये जो आप कह रहे हैं कि भारत से सीरियसली पूछा जाए, ये उनका काम है अब, एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एज अ डिफेंस मिनिस्टर भी। नाउ उसके साथ साथ हमें आइंदा क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत का मकसद क्या है, और भारत का मकसद यही है कि फौज और हमारी हुकूमत में रिफ्ट डालना। हेलो जी कुरैशी साहब, कट गई। हेलो शाहिद लतीफ साहब, आपकी जानिब आऊंगा, आप हमारे साथ हैं? शाहिद लतीफ साहब। रिजवान, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, इमरान इस्माइल साहब, आप हमारे साथ हैं? इमरान इस्माइल साहब, आप मैं समझता हूं कि जो अभी राशिद कुरैशी साहब फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है कि काफी उन्होंने इस पे बात की है कि उन्होंने जिम्मा भी लिया है कि हुकूमत को इस वक्त फौरी जरूरत है एक फॉरेन मिनिस्टर की और डिफेंस मिनिस्टर की। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब तक मियां नवाज शरीफ साहब ने इस जरूरत को महसूस क्यों नहीं किया। क्या वो समझते हैं कि वो अपने ही ऑफिस से सारी चीज ऑपरेट कर लेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक ऐसा वक्त है, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान का, और सारा मलबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे डालना इसलिए ठीक नहीं है कि हमें ये, चाहे वो PMLN हो या PTI हो या जो भी हुकूमत में कर रहा हो, जहां पर भी, उनको ये अच्छी तरह पता था कि पीछे क्या होता रहा है और आगे आने वाले वक्तों में क्या क्या दुश्वारियों का सामना होगा। तो अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डालना कि जी ये उन्होंने किया था, हम तो इसमें से कुछ नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपने बेड़ा गर्क उसका जो पीछे ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी साहब जब मुशर्रफ साहब के साथ थे, वहां से बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जी पहले हम बराबरी के लेवल पे थे, उसके बाद बड़े भाई छोटे भाई का आ गया, और अब वो बॉस और सबऑर्डिनेट का वक्त आ गया कि जी वो हमारे बॉस बन जाए और हम सबऑर्डिनेट बन जाए उनके। तो ये तो पीछे से चलता हुआ आ रहा है। हम अगर इसको आंखें बंद करके बैठ जाएंगे शुतुरमुर्ग की तरह मट्टी के अंदर, मामला हल नहीं होंगे। शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ हैं? बड़ा प्रॉब्लम था शाहिद लतीफ साहब। जी जी, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट प्रॉब्लम था, ये तो हम सबको पता है। जी, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी पॉलिसी तो वाजे कर देना। जी शाहिद लतीफ साहब, आपकी जानिब आऊंगा, वक्त बड़ा मुख्तसर सा रह गया। इंटरनेशनल रिलेशन में हमने पढ़ा था कि जो ममालिक के दरमियान जो दोस्ती दुश्मनी होती है वो मफादात के गिर्द घूमती है। कमजोर पड़ के प्यार मोहब्बत से सिर्फ आप कुर्बानियां देते चले जाएं, दूसरा मुल्क जो है उसकी कदर नहीं करता। हिंदुस्तान के मामले में कम से कम पिछले 8-10 सालों से हमें यही कुछ ही दिखाई दे रहा है। आप एग्री करेंगे मेरी इस बात से? जी, मैं आपसे एग्री करता हूं, और खासकर हमने ये देखा कि पिछली हुकूमत और ये जो हुकूमत जिसने अभी टेक ओवर किया है, ये तो सिवाय उनकी खुशामदों के और सिवाय उनकी अपीजमेंट के और कोई बात ही नहीं कर रही। यानी पिछली हुकूमत के आखिरी दौर से लेके इस हुकूमत का भी बिल्कुल नजरिया यही है कि जी उनको ट्रेड कंसेशन भी दे दो, उनको MFN का स्टेटस भी दे दो, उनको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हेल्प भी कर दो। भाई ये बताइए कि वो तो आपके पानी की चोरी कर रहे हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि उनके चोरी शुदा पानी से जो वो बिजली बनाएंगे हम वो खरीद लेंगे, और इस कौम को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। खुदारा इस तरह। शाहिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है बिल्कुल, क्योंकि अब गुफ्तगू अभी बहुत कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि आप खुद को मजबूत करें, और खुदारा ये जो इस तरह की। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, यहां पर हमने इस मौजू पर बात की हिंदुस्तान से खास तौर पर, और मुझे कहा जा रहा है कि वक्त बिल्कुल ही खत्म हो गया। रिजवान अजान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।